हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के फ्राइडे के टॉप 20 में भाई आप सबका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है। पिछले कई ट्रेडिंग सेशंस, इनफैक्ट अप्रैल की शुरुआत में बहुत अच्छे मूव्स भारतीय बाजार में बनाए थे मार्च के उस पेन के बाद, पर उसके बाद से सेकेंड हाफ ऑफ दिस मंथ अप्रैल का, उसके बाद से कंटिन्यू अभी भी लार्जली कंसोलिडेशन के मोड में आ गए हैं भारतीय बाजार। ये मई भी वैसे ही चल रहा है, उठापटक के बीच में। हाँ, लेकिन बीच में कंसर्न्स भी आए हों तो बाजार लोअर लेवल से रिकवरी का मोड दिखा रहा है, ये अच्छी बात है। आज थोड़े से समीकरण कलर आइज के बीच में बदल ये गए कि कल कच्चा तेल अचानक, आपको याद होगा, 99, 12:30, 1 बजे के आसपास 99 डबल डिजिट में स्लिप हो गया था। आज थोड़ा सा वापस इंचअप कर गया है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे थोड़े इश्यूज आ गए थे। इसने उसके जहाज को मारा, उसने उसको मार दिया थोड़ा बहुत, फिर बाद में बोले ना 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 हम तो आज भी दोस्त हैं। तो मामला, पहले तो क्रूड बीच में $103 तक चला गया था। ताजा भाव क्या है? 101.5, थोड़ा बहुत कूल ऑफ हो गया है। ट्रम्प साहब क्योंकि कह रहे हैं कि सीज फायर कंटिन्यू कर रहा है। तो देखते हैं आज दिन के डेवलपमेंट। सामने वीकेंड खड़ा है, ये नोकझोंक के बीच में थोड़ा डर ही लगता है सबको। तो देखेंगे कैसे सब चीज़ें पैन आउट होती हैं। टॉप 20 डिस्कस कर लेते हैं। आजकल रोज दोपहर में ना जाने कहाँ से कच्चा तेल ठंडा पड़ता है, रुपया संभलता है, बैंक चलने लगते हैं। पिछले 2 दिन की कहानी है, तो वो तो हम लोग गेस नहीं कर पाएंगे आज क्या होना है। पर सुबह सुबह होमवर्क के तौर पे क्या क्या रडार पे रखना चाहिए आपको, उसकी चर्चा कर लेते हैं। भाई साहब, गुड मॉर्निंग। कैसा मूड? मूड बहुत बढ़िया है। देखिए 90 अंकों की गिरावट गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, लेकिन इससे डर नहीं लग रहा। कारण ये है कि आप स्मॉल कैप स्टॉक्स का प्राइस का एक्शन देखिए। मैं ना 10 नाम आपको ऐसे बता सकता हूं जिनमें पिछले 1 महीने में ये गजब की तेजी देखने को मिली है कि जो 1.5 साल का पेन था ना, वो 1 महीने में गायब हो गया। और बहुत लंबी लिस्ट है। आप एमटार टेक को देखिए, आप HFCL को देखिए, स्टरलाइट टेक को देखिए, आइडिया फोर्ज को देखिए। अरे बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूं जहां पर आप देखें तो पिछले 1 महीने में क्या गजब 70% 130% तक के मूव स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। स्मॉल कैप्स और मिड कैप मार्केट का फोकस और एक्शन यहीं पर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि निफ्टी में दबाव है, जितने भी लार्ज कैप फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं सब में गिरावट आ रही है, लेकिन स्मॉल कैप में कम गिरावट है, मिड कैप में कम गिरावट है। खरीदारी और रेजिलियंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर आप देखें तो स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड के संकेत हैं। Q4 में एक फंडामेंटल चेंज का कंफर्मेशन हो गया और टेक्निकल्स भी सहारा दे रहे हैं। पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में RBL बैंक। ये हाई कन्विक्शन स्टॉक है। इसके मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट हुआ है। देखिए आमतौर पर लोग है ना आर्ली चार्ट देखते हैं, थोड़े से और रिफाइंड वाले डेली देखते हैं, फिर वीकली देखते हैं, लेकिन मंथली और क्वार्टरली चार्ट्स पर अगर किसी स्टॉक में ब्रेकआउट हो जाए ना तो समझ लीजिए कि कुछ बहुत बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब RBL बैंक में वैसे भी आप देखें तो बहुत सारे कैटलिस्ट ऐसे हैं जो कि इशारा कर रहे हैं कि अब इस बैंक की पूरी तरीके से री रेटिंग होगी। Q4 के नतीजों के बाद भी हमने देखा था। अब ये पिछले 6 साल के उच्चतम स्तर पर चल रहा है। 1 साल में RBL बैंक, जो कि एक लागत बैंक माना जाता था, RBL बंधन, इनको कोई देखता नहीं था। पिछले 1 साल में RBL बैंक में 70% की तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिली है। और क्या गजब के मूव पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला। तो स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड है। और इनफैक्ट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपनी स्क्रीन पर है ना इसका मंथली चार्ट देखिएगा, मंथली कैंडल पर स्विच करके थोड़ा जूम आउट करके देखिए क्या गजब के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहला स्टॉक है RBL बैंक। दूसरा स्टॉक है एशियन पेंट्स। और इनफैक्ट आप पूरे पेंट पैक पर नजर रख के चल सकते हैं। कल कंसाई नेरोलैक और बर्जर पेंट्स, ये दोनों स्टॉक हमने बताए थे, दोनों में एक्शन आपको देखने को मिला था। एशियन पेंट्स ये आज थोड़ा सा एक्शन में देखने को मिल सकता है। कारण ये है कि इन्वेस्टसेक की तरफ से पूरे पेंट पैक के ऊपर एक रिपोर्ट आई है जहां पर इन्होंने एशियन पेंट्स की जो रेटिंग है, पहले ये बिकवाली की राय दे रहे थे, अब ये होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं। टारगेट प्राइस इनका 2285 था, जो अब 2750 है, यानी इस भाव से भी देखें तो अच्छी खासी अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहा है। अब बड़ा टेक अवे ये है कि पूरे पेंट पैक के लिए बहुत बड़ा ओवरहैंग ये बन रहा था कि सप्लाई आ रही थी, कंपटीशन लगातार इंटेंसिफाई हो जा रहा था, बिरला ओपस की तरफ से डिस्काउंट दिए जा रहे थे, डीलर्स को इंसेंटिवाइज किया जा रहा था, वो बहुत लंबी कहानी है। लेकिन अब इन्वेस्टसेक की रिपोर्ट ये इशारा करके बता रही है कि जो पीक कंपटीशन है ना, ये पीछे छूट चुका है, क्योंकि बिरला ओपस भी अब अपने डिस्काउंटिंग को, इंसेंटिव्स को कम करते जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस कर रहा है। तो ऐसे में पूरे पेंट पैक पे एक्शन देखने को मिलेगा। मैंने चुना है दिग्गज एशियन पेंट्स। वैसे ऐसे ही होता है, जब कोई दिग्गज स्पेस में घुसता है तो वो समीकरण बिगाड़ने आया होता है, अपनी जगह बनाने आया होता है, और थोड़े टाइम बाद वो एक इनकम्बेंट बन जाता है। इन लोग के साथ ही जिंदगी जीनी है उसको इवेंचुअली, तो इंटेंसिटी का प्रेशर रिड्यूस होना शुरू होता है।
जैसे वो डायग्नोस्टिक्स में भी आपको याद होगा, वो कौन सा, वो टाटा वन या वन MG टाटा 1mg वो आया था, डिस्ट्रप्टर, सबकी वाट लग गए थे, सब वापस ठीक हो गया, सब मार्जिन इंप्रूव होने शुरू हो गए। तो ये होता है, फेज आते हैं बीच में। खैर, मैं रख तो पिडलाइट इंडस्ट्रीज रहा हूं क्योंकि अपने नतीजों के दम पर इन ग्रीन है, पर यह ध्यान रखिएगा क्रूड में कल और आज के बीच में थोड़ा सा उछाल है, पर अपन सिर्फ क्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, तो क्रूड दोनों ही थे। मैं फिर भी नंबर्स की बात कर रहा हूं, इसलिए ग्रीन रख रहा हूं। पहले तो यार गजब कंपनी है, चाहे वो कंज्यूमर हो या स्पेशलिटी केमिकल्स हो, राजा है। और एडिसिव सीलेंट्स के लिए हम जानते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, आर्ट एंड क्राफ्ट क्या नहीं है, और क्या ब्रांड्स हैं, और वो दिखता है रेजिलियंस इसके पोर्टफोलियो का। Q4 में आय 14% बढ़ी, स्ट्रीट अनुमान थे 10-11% के। इबीटा उसके सामने 32% बढ़ा। अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ 15% से ज्यादा की आई, 15.3%। ग्रॉस मार्जिन्स में 100 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, इबीटा मार्जिन्स में 300 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, पर एक्सपेक्टेशन थी 200 बेसिस पॉइंट, 310 बेसिस पॉइंट्स इबीटा मार्जिन्स इंप्रूव हुए, और प्रॉफिट 37% का जंप दिखा रहा है। नंबर सॉलिड है। हालांकि ये सब कंपनीज के लिए ज्यादा चैलेंजिंग है Q1 ऑफ FY27, जिस पे इस समय हम बैठे हुए हैं। खैर, अभी तो सिर्फ नंबरों का आकलन था, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ब्रोकर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे बेहतर पिडलाइट डिलीवर करके गया, इसीलिए इन ग्रीन। पर कल ऑलरेडी क्रूड जब कूल ऑफ हो रहा था, चला हुआ स्टॉक है, ये ध्यान रखिएगा। थर्मैक्स अच्छे नंबर्स, ग्रीन करा, आय 12.5% बढ़ी, स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे 7-8% बढ़ने के, उसके सामने इबीटा 25% बढ़ा, मार्जिन से 110 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन है, 10.9% पे आए। बाजार मान रहा था फ्लैट होंगे, 9.8 के 9.8 पे रह जाएंगे, इन्होंने 110 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन डिलीवर कर दिया। पिडलाइट पे क्यों रखे हुए हैं? अब तो हम थर्मैक्स पे आ गए। डायरेक्टर साहब थोड़ा जागे आप। हाँ, मुनाफा 19% बढ़ा। Q4 की ऑर्डर बुक 112% का जम साल दर साल, 4490 करोड़ रुपीस पे पहुंची। ऑर्डर बैलेंस यानी कि आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक 13,600 करोड़ पे आ गई है। थर्मैक्स के नंबर्स भी अच्छे, इन ग्रीन है। अगले दो स्टॉक से नजर रखिएगा आप। डाबर के ऊपर वैसे थोड़ा सा मिक्स्ड एक्शन देखने को मिल सकता है। कल भी GCPL ने ऑनेस्टली बड़ा कंफ्यूज कर दिया था। कमेंट्री बहुत अच्छी थी, इंटरनल्स ठीक ठाक थे। आप अगर ऊपर से नंबर देखें तो सारे नंबर्स अनुमान से काफ़ी बेहतर थे, लेकिन GCPL लुढ़क गया था। डाबर के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट आपके साथ शेयर करनी है, इसके लिए स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है। अच्छा, थोड़े दिन पहले आपको याद होगा जब स्टेपल्स के ऊपर उन्होंने कवरेज की शुरुआत की थी, तभी भी इसे डाबर को डार्क हॉर्स कहा था और बता रहे थे कि बहुत सारे कैटलिस्ट हैं कि स्टेपल्स की वैल्यूएशन अंडर डिमांडिंग है और ग्रोथ यहाँ से देखने को मिल सकती है। अब आज की जो रिपोर्ट आई है ना, इसमें बहुत अच्छी पंच लाइन कही गई है। वो बोल रहे हैं कि व्हेन द टाइड टर्न्स द डार्क हॉर्स रन्स। तो ये बता रहे कि अब इसका समय आ चुका है और बहुत सारे कैटलिस्ट ऐसे हैं जो कि बता रहे कि ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट कुछ दूसरी रिपोर्ट्स में मैं पढ़ रहा था जहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिली है 7% की। डोमेस्टिक बिजनेस तकरीबन 9% बढ़ा है और ओवरऑल अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो 6% की देखने को मिली है। अब FY28 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से देखें ना, तो अगर आप दूसरी FMCG स्टॉक से तुलना करके देखेंगे तो थोड़ा सा स्लाइटली आपको सस्ता ही मिलेगा। 37 टाइम्स पर चल रहा है। हालांकि 37 टाइम्स सुनने में सस्ता नहीं लगता है, लेकिन FMCG हमेशा से महंगा ही रहा है। अब डाबर के लिए हो सकता है कि आज यहाँ पर एक थोड़ा सा एक्शन वाला दिन देखने को मिले। रिपोर्ट बहुत अच्छी है, इसके लिए स्टॉक को सिर्फ एटलीस्ट अपने रडार पर रखिएगा। इसके अलावा PNB हाउसिंग, यहाँ पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। खबरों के चलते स्टॉक को मैंने लिस्ट में शामिल किया है। केयर की तरफ से इसकी जो रेटिंग है इसे अपग्रेड कर दिया, और किसी भी बैंक और NBFC के लिए देखें तो रेटिंग अपग्रेड बड़ा सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि ये पैसे बोरो करते हैं और पैसे बोरो करते हैं रेटिंग के लिहाज से ही करते हैं। तो अगर रेटिंग अपग्रेड हो जाएगी तो हो सकता है कि आगे जाके ये जो फंड रेजिंग करें वो थोड़े से सस्ते भाव पर करें, तो अपने आप में सिग्निफिकेंट हो जाता है। PNB हाउसिंग स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। दो हेल्थ केयर, दो डायग्नोस्टिक कंपनीज, दोनों इन ग्रीन है, पर दोनों चली हुई हैं और गजब भी चली हुई हैं, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ नंबर्स पे बात करेंगे, शायद बहुत हद तक बाजार कुछ प्राइसिंग करके चल रहा है। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज आय 20% बढ़ी, इबीटा 30% बढ़ा, मार्जिन 270 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, प्रॉफिट डबल से ज्यादा हो गया।
विजया डायग्नोस्टिक्स, ये तो बहुत तेजी दिखा चुका है, बिल्कुल दूर रहिएगा और सिर्फ वॉच पे रखिएगा, पर नंबर्स सॉलिड हैं। आय 27% का जंप, इबिटा 39% उछाल, मुनाफा 38% का जंप, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू है। इबिटा मार्जिन्स 41.4 पे हैं, मैनेजमेंट गाइडेंस 40% की थी। टेस्ट वॉल्यूम ग्रोथ सॉलिड है, फुटफॉल ग्रोथ सॉलिड है। ये कह रहे हैं FY27 में 4-5 और हब्स, 10-12 और स्पोक्स खड़े करेंगे, एक फुल्ली ऑटोमेटेड लेबोरेटरी खड़ी करेंगे हैदराबाद में, बहुत कुछ है। विजया डायग्नोस्टिक नंबर्स अच्छे हैं, पर वो अगर चार्ट दिखा देते 3 महीने का तो दिखेगा आपको बाजार कुछ अति उत्साहित ऑलरेडी हो रखा है। अगले दो कौन से? आखिरी दो स्टॉक हैं इस सेगमेंट के। जमुना ऑटो, यहाँ पर आप नजर रखिएगा। कल स्टॉक आपके साथ डिस्कस किया था बेलराइज, इसमें भी जबरदस्त चार्ट का स्ट्रक्चर था। अब ये ऑटो एंसिलरी पैक के स्टॉक्स, इनमें एक्शन देखने को मिल रहा है। ऑटो के सेल्स नंबर्स पिछले कई महीनों से देखें तो बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। कल इसमें तकरीबन 5% की तेजी देखने को मिली थी। पॉजिटिव प्राइस वॉल्यूम एक्शन और ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। आज अगर मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा सुधरता है तो स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करके चल सकते हैं। एक और दिग्गज ऑटो एंसिलरी संवर्धन मदरसन, और ये शायद सबसे बड़ा है। एक ट्रैक रिकॉर्ड है संवर्धन मदरसन का, क्योंकि एक एक्सेप्शनल प्रमोटर की जो बैकग्राउंड है वो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है। ये हर 5 साल में एक विजन देते हैं और 5 साल के बीच में लगातार अपडेट भी देते हैं कि कितना इन्होंने अचीव कर लिया, कैसे कैसे अचीव कर लिया। आप 10 साल पहले देखें तो संवर्धन में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये थी कि क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन था। उन्होंने कहा कि एक्नॉलेज करते हैं इस चीज़ को कि क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, और ओवर द ईयर्स आप देखें तो क्या ग्लोबल लेवल पर इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है। पिछले कई सालों का जो वेल्थ क्रिएशन का ट्रैक रिकॉर्ड है एक्सेप्शनल है। हालांकि इस स्टॉक में एक रिस्क है कि अभी तक इसके नतीजे नहीं आए हैं, 20 मई को इसका नतीजा आना है, लेकिन पिछले 2 दिनों से पॉजिटिव प्राइस वॉल्यूम एक्शन के साथ ये स्टॉक बजिंग है, इसके लिए इसको भी रखा है इन ग्रीन। फ्राइडे है, ग्लोबल स्पिरिट्स लेकर आइए। हालांकि नतीजे अच्छे हैं इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। आय 0.3% गिरी, उसके सामने इबिटा 74% का जंप, 4.4% वाले मार्जिन 7.8% पे आए, 5 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 21 करोड़ हो गया। ऐसा क्यों? जब आय गिरी तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, इनकी अर्निंग्स की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। समझाता हूं। प्रेस्टीज एंड अबव 34% ग्रो करा, रेगुलर जो है वो केवल 2% ग्रो करा। तो जो क्वालिटी ऑफ अर्निंग, जो मार्जिन वाला प्रोफाइल है, वो सॉलिड ट्रैक्शन ले रहा है इसीलिए। और अब तो ये कह रहे हैं 7 स्टेट्स में प्रेस्टीज एंड अबव मिलती थी, 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज में और जा रहे हैं हम लोग। लग्जरी जो सेगमेंट है 9 स्टेट्स में था, 8 में और एक्सपैंड कर रहे हैं अब इस साल। तो 2029 तक के टारगेट्स हैं, तो इसको ग्रीन करा। लेंसकार्ट को लाल रख रहा हूं। 6 महीने का आईपीओ, प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स लॉक इन जो था कल खत्म हो गया। आज वो शेयर्स फ्री अप हो गए और वो आवाज की एक्सक्लूसिव राइट कर ही रही है कि एक लास्ट ट्रेड होने की तैयारी। अभी टिकर टीम फ्लैश कर रही थी कि कल तक मेंशन था कि 300-350 मिलियन डॉलर्स बेचने की तैयारी है। अब कहा जा रहा है कि 600 मिलियन डॉलर्स की ब्लॉक डील हो गई है। कुल इक्विटी का तकरीबन 7% आज लॉक इन खुलते से बिकने आ रहा है। तो इसे लाली रखेंगे, वॉच पे रख लेंगे। ब्रेक के उस पर अगले 4 और डिस्कस कर लेंगे स्टॉक्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में अपोलो हॉस्पिटल, और रोज में एक न एक हॉस्पिटल स्टॉक पता नहीं क्यों मेरी लिस्ट में आ जाता है। कोई टेक्निकल कारण के चलते, कोई फंडामेंटल कारण के चलते, लेकिन इन स्टॉक्स में एक्शन तो ज़बरदस्त है। अब अपोलो हॉस्पिटल ये तो क्लासिकल अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। बीच थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आ गई थी, लेकिन बड़ी तेज़ी से रिकवरी भी हो गई। लग रहा है कि अपनी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है। वैसे भी इसके नतीजे अभी तक आए नहीं हैं, तो एक थोड़ा सा रिस्क है। 20 मई को इसके नतीजे आएंगे और फिर बड़े क्लोजली मॉनिटर करके बताएंगे कि इसके इंटरनल्स कैसे देखने को मिले। क्योंकि सबसे बेस्ट आप देखें तो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, ऑक्यूपेंसी और बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरनल्स इसके होते हैं जिसमें अपोलो हॉस्पिटल नंबर 1 होता है। तो चार्ट मुझे बढ़िया लगता है, स्टॉक रडार पर रखिएगा। इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा छोटे सरकारी स्टॉक्स में अब ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। बड़े दिनों से इसकी चर्चा नहीं हुई। एनबीसीसी, अब ये स्टॉक भी आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से अच्छे पॉजिटिव प्राइस वॉल्यूम एक्शन के साथ कारोबार कर रहा है। कल ज़्यादा बड़े मूव नहीं थे, लेकिन तकरीबन 2% की तेज़ी थी। एक महीने में देखें तो तकरीबन 15% तक का मूव इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। चार्ट बेहतरीन है। मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा सुधरना चाहिए दिन के दौरान। फिर से लग रहा है कि छोटे मझोले स्टॉक्स में एक्शन आएगा। एनबीसीसी इस स्टॉक को भी इन ग्रीन रखा है। परफेक्ट है। अगले 2 में ये भी, अब खैर मार्केट्स में ऑफ लेट तेजी आ गई। ग्रेविटा इंडिया भी चला है।
पर नंबर्स इसके भी अच्छे हैं। आय 13% बढ़ी, इबीटा 22% बढ़ा, मार्जिन में 70 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। पर मदद कैसे मिली? मुझे लगता है थोड़ी बहुत एडिशनल कैपेसिटीज फाइनेंशियल ईयर 26 में कमीशन हुई। पर ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का शेयर बढ़ रहा है। जैसे वो ग्लोबल स्पिरिट्स की बात कर रहा था, वैसे इनके केस में भी ऐसे ही हो रहा है। और डोमेस्टिक स्क्रैप सोर्सिंग बढ़ रही है, इसलिए ग्रेविटा शायद नंबर अच्छे दिखा रहा है, पर ऑलरेडी चले हुए स्टॉक हैं, इसको रेडा पे रखेंगे वैसे ही। वी-मार्ट रिटेल अच्छे नंबर्स हैं, 25% आए, 56% इबीटा बढ़ा। मेमो ग्रोथ मतलब जो बिलिंग मेमोज होते हैं, 21% का उछाल। फुटफॉल 47% का जंप। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 12% आई है। मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट्स बढ़े। नेट पे मत जाइए क्योंकि काफी सारे एक्सेप्शंस वगैरह हैं। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स लॉस हुआ करता था 1.25 करोड़ का, 12.25 करोड़ का मुनाफा है। नंबर्स अच्छे हैं, ग्रीन कर दिया। लास्ट दो कौन से भाई साहब? आखिरी दो स्टॉक हैं उषा मार्टिन। ये भी स्टॉक आप देखें तो कहां से कहां पहुंच गया। लगातार आप देखें तो स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। वेल्थ क्रिएशन करके दिया स्टॉक ने। अब कैटलिस्ट स्टॉक के अंदर ये है कि चार्ट का स्ट्रक्चर बढ़िया लग रहा है, और दूसरी बात यह कि इसके चौथे तिमाही के नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं। और नतीजे में देख रहा था कि पिछले साल के मुकाबले फैंटास्टिक सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। कल 1.5-2% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी। चार्ट मुझे बेहतरीन लगता है, इसको थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए आप अपनी लिस्ट में शामिल करके चल सकते हैं। आखिरी स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक, और यहाँ पर आप देखें तो दोबारा से अब जैसे जैसे ग्लोबल मूड माहौल सुधर रहा है, चांदी में आपको एक तेजी देखने को मिल रही है। एक समय ऐसा था कि दिन में 4 बार मैं चांदी का चार्ट देखता था, लेकिन कल देर रात मैंने बहुत लंबे समय के बाद चांदी का चार्ट देखा है। अब ज़्यादा कोई बात ही नहीं कर रहा है, लेकिन जो कोरिलेशन है चांदी और हिंदुस्तान जिंक का वो परफेक्ट है। जब जब चांदी में तेजी आएगी तब तक आपको हिंदुस्तान जिंक में एक एक्शन देखने को मिलेगा। अब ये $80 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी कारोबार कर रही है, बढ़िया लेवल है। यहाँ से अगर मूड माहौल सुधरा तो और तेजी देखने को मिल सकती है। तो इसी के साथ हिंदुस्तान जिंक ये आखिरी स्टॉक है जिसे इन ग्रीन रखा है। लास्ट दो जो है, एक केन्ना मेटल इंडिया, बहुत चर्चा नहीं करते इस स्टॉक की, इलिक्विड भी है। ये है यूएस बेस्ड एमएनसी का हिस्सा। केन्ना मेटल यूएसए की सब्सिडरी, इंडियन आर्म है। मेरे ख्याल से उनका 75% स्टेक है। ये बनाती है इंडस्ट्रियल टूल्स और वेयर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट्स। मतलब कि मेटल में अगर छेद करना है तो मेटल में छेद करने के लिए, होल मेकिंग के लिए जो मेटल का इस्तेमाल होगा, जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल होगा, वो बनाते हैं ये। कंस्ट्रक्शन टूल्स, अब आप वो माइनिंग वाइनिंग के लिए मैसिव टूल्स देखते हैं जिसमें वो ऐसा मेटल जो चट्टानों को तोड़ डाले, तो ये केन्ना मेटल का काम है। डिगिंग विगिंग के लिए, माइनिंग के लिए है। इंटरेस्टिंग कंपनी, नीश बनाती है प्रोडक्ट्स। साल दर साल आय में 39% का जंप, पीबीटी 111% बढ़ा, नेट प्रॉफिट 110% का जंप, डबल से ज्यादा। नंबर्स अच्छे थे, पर स्टॉक अपने ईयर हाइस के इर्द गिर्द ही खड़ा हुआ है। और लास्ट में कोचीन शिपयार्ड, इनको अदानी ग्रुप की एक एंटिटी से 4 टग्स बनाने का ऑर्डर मिला है। हालांकि इनकी ऑर्डर बुक साइज के लिहाज से बड़ा नहीं है। इसको क्लासिफाई उन्होंने असल में करा है नोटेबल, और नोटेबल कोचिन शिपयार्ड के लिए मतलब होता है 100 से 250 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर। अब इसके बीच में कहीं वो ऑर्डर होगा, फिर भी ग्रीन रख देते हैं। 10 स्टॉक्स पूरे। ब्रेक के उस पार टीम्स का रैप अप। और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने की आरबीएल बैंक के साथ। इसके अलावा आप देखें तो एशियन पेंट्स और पूरा पेंट पैक आज फोकस में रहेगा। डाबर पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट्स हैं। पीएनबी हाउसिंग पर रेटिंग अपग्रेड आई है। जमुना ऑटो, संवर्धन मदरसन, इनके चार्ट्स काफी बढ़िया लग रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल, एनबीसीसी में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। उषा मार्टिन और हिंदुस्तान जिंक, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। 10 और जोड़ दीजिए, सारे न्यूज स्पेक्स से रिलेटेड स्टॉक्स हैं और लार्जली रिजल्ट्स हैं। एक लाल में रखा है जिसका बड़ा वाला लॉक इन खुल रहा है, लेंसकार्ट। उसके अलावा सब ग्रीन, पिडिलाइट, थर्मैक्स, थायरोकेयर, विजया डायग्नोस्टिक्स, ग्लोबल स्पिरिट्स, ग्रेविटा, वी-मार्ट रिटेल, केन्ना मेटल, कोचीन शिपयार्ड। कोचीन शिपयार्ड में ऑर्डर मिला, इसीलिए ग्रीन करा।